फादर ऑफ टीवी जर्नलिज्म कैसे बने? हैं कि नया मीडियम था और लोगों को उसके बारे में पता नहीं था। तो जो शुरुआत बल्कि राजस्थान में ही मैंने ही की, टीवी जर्नलिज्म की शुरुआत बिहार में ही मैंने ही की। तो ये लोगों की तरफ से एक सम्मान है जो लोग कहते हैं कि आप, ये लोगों की तरफ से कहा जाता है कि मैं फादर ऑफ टीवी जर्नलिज्म बिहार हूँ। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, पूरे देश में आपने जो है सो ये किया है, खुद बोल को बिल्कुल जिस टू कैमरा का आइकॉन मानते हैं और आपको देख के कई लोग कॉपी भी करते हैं। हाँ, ये भी बहुत लोग करते हैं। मैं कहीं जाता हूँ तो मेरी ही नकल वो करने लगते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि आपके नाम पर ही मैंने अपने बेटे का नाम रख दिया। ये सब भी सुनने को मिलता है तो अच्छा लगता है, लेकिन खुद बोलने से लगता है जैसे कि जो आप मुश्किलात का बोध लोगों को होगा। और आज की पीढ़ी शायद मुझसे उतना परिचित नहीं हो क्योंकि बहुत सारे चैनल आ गए। लेकिन हाँ, वो जमाना था जब दूरदर्शन अकेला चैनल था और उसमें जो चीजें आती थी तो उसको अधिकतर लोग देखते थे। तो इस कारण से ये कह सकते हैं कि जनता का प्यार है। और मैं क्या कहूँ, पहले के मीडिया और अब के मीडिया में क्या फर्क है? देखिए, मीडिया पर तो सवाल आज, चूंकि अगर आप टीवी की बात करें तो उसमें प्रतिस्पर्धा बहुत है। पहले दूरदर्शन अकेला चैनल था। भारत की जहां तक बात करें, दूसरे देशों में तो कई चैनल आ गए थे उस जमाने में, लेकिन भारत में सिर्फ टीवी था। और जो बड़े बड़े पत्रकार थे अमेरिका में, वॉल्टर क्रॉन्काइट जैसे लोग ये कहते थे, दूरदर्शन वालों को ये कहते थे कि आप तो इतना तो पूरे दुनिया के किसी चैनल के पास व्यूअर्स, दर्शक नहीं थे जो दूरदर्शन के पास था। तो वो एक अलग दौर था। उसके बाद खैर ठीक है, अच्छी बात है, टेक्नोलॉजी आ गई। वो बात सही है। ये किताब जो है जैसे 2012 में आई थी, ये बहुत कम पैसे में लोग कर रहे हैं। आप ही पॉडकास्ट कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें आ गई हैं। लेकिन पत्रकारिता करते करते किताब भी लिखने लगे और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने आपकी किताबों को कोर्ट भी किया। हाँ, ये जो है सो आलोचना है न्यायपालिका की। उसमें चीफ जस्टिस ने कहा भी था कि मिस्टर रंजन, आई डोंट एग्री विद व्हाटएवर यू हैव रिटन, नॉट दैट एवरीथिंग यू हैव रिटन वी एग्री विद, बट देन आई सैल्यूट यू फॉर योर करेज। आपने जो साहस दिखाया इसके लिए हम आपको बिल्कुल जो है सो सलाम करते हैं। इस तरह की बात उन्होंने कही थी। तो ये लिखना जो है उसी में समय निकाल करके, मेरी हॉबी है पढ़ना और लिखना, तो मैं समय निकाल के करता हूँ। तो नमस्कार, एक बार फिर से आपका क्लासिक कोमल में स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कोमल। आज हम एक ऐसे शख्स के साथ बातचीत कर जिन्होंने कई सारी किताबें लिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके किताबों को कोट किया है, उन्हें देश में फॉलो किया जाता है। बिहार में फादर ऑफ टीवी जर्नलिज्म कहा जाता है। मतलब लोगों ने पीस टू कैमरा का, लोग इन्हें कॉपी भी करते हैं। तो क्या है सुधांशु रंजन जी, उन्हीं की जुबानी जानते हैं। और दूरदर्शन में एडिशनल डायरेक्टर जनरल के तौर पे रिटायर्ड भी हो चुके हैं। तो सुधांशु जी, आपका क्लासिक कोमल में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। और क्या है सुधांशु रंजन जी, क्योंकि एक समय था जब सोशल मीडिया नहीं था, डिजिटल का कोई जमाना नहीं था, तब से आप पत्रकारिता कर रहे हैं। 90 के दशक के कैसा रहा सफर? शुरुआत तो 88 में ही हो गई, लेकिन 88 में जब दूरदर्शन में योगदान शुरू किया तो लगभग समझ लीजिए कि 9 महीने ट्रेनिंग चलती रही। उसके बाद जो है सो पत्रकारिता शुरू हुई। चूंकि फाउंडेशन ट्रेनिंग फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में और उसके बाद फिर दिल्ली में हुई, जिसमें बड़े बड़े मशहूर दिग्गज पत्रकार जो पूरे विश्व में जाने जाते थे वो करके हम लोग को प्रशिक्षण उन्होंने दिया। तो मतलब उस समय मैं भी इसीलिए आया था कि टेलीविजन एक नया माध्यम था भारत के लिए, और जो चीजें अखबार में लोग पढ़ते हैं उसको सामने देख सकें। जो कहा जाता है कि विजुअल कैन से व्हाट 1000 वर्ड्स कैन नॉट से, जो 1000 शब्द जो बातें नहीं कह सकती हैं वो एक दृश्य कह देता है। तो उसकी एक ताकत तो है नहीं, इसमें कोई मतलब इसका खंडन नहीं करेगा। तो शुरुआत उस तरह से भी थी। दूरदर्शन पे कुछ आरोप भी लगते थे कि सरकारी चैनल है, सरकारी भोंपू है, लेकिन अब जब इतने चैनल आ गए हैं तो फिर से वही बात हो रही है, गोदी मीडिया तो फला। आज की मीडिया को आप देख लीजिए क्या स्थिति है, या तो वो सरकार के पक्ष में है या सरकार के विरोध में है, कोई निष्पक्ष है ही नहीं। तो मीडिया को तो निष्पक्ष होना चाहिए। सरकार अच्छा काम करे तो अच्छी बात है, उसकी तारीफ भी करे। सरकार गलत करती है तो वो जो है सो उसकी आलोचना करे, क्योंकि किसी लोकतंत्र के लिए 2 चीजें मानी जाती हैं कि बहुत जरूरी है, एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी एंड ए फ्री प्रेस। स्वतंत्र जो है वो प्रेस हो और स्वायत्त न्यायपालिका हो। ये लोकतंत्र की जो है रीढ़ है, बिना इसके लोकतंत्र जिंदा नहीं रह सकता है।
तो अगर केवल आप आलोचना करते हैं तो वो भी आप अभियान चला रहे हैं। अभियान चलाना पत्रकारों का, मीडिया का काम नहीं है। कुछ लोग हैं जो केवल अभियान चलाते हैं सरकार के खिलाफ, उनको सरकार में एक अच्छाई नहीं दिखती है, और कुछ लोग हैं जिनको सरकार में एक बुराई नहीं दिखती है। ये दोनों गलत है, निष्पक्ष होना चाहिए। लेकिन आज कुछ लोग ये मानते हैं कि अगर आप निष्पक्ष हैं तो कहते हैं भाई आप तो जो है सो मतलब बचना चाह रहे हैं, आप स्टैंड लेने की ताकत आप में नहीं है, इसलिए ये सारा बकवास आप कर रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि मीडिया को बिल्कुल निष्पक्ष होना चाहिए, और निष्पक्ष किस हद तक है ये फिर जनता तय करे। लेकिन हाँ, कुछ लोग निष्पक्ष हैं, पहले भी थे, पहले भी हर आदमी निष्पक्ष नहीं था, कुछ लोग थे, आज भी कुछ लोग हैं। अब ये बात अलग है कि फॉलोइंग आज उन्हीं की है जो या तो सरकार का साथ दे रहे हैं या सरकार का विरोध कर रहे हैं। जो निष्पक्ष उनकी बहुत फॉलोइंग नहीं है, ये विडंबना कह लीजिए आप जी। तो सर, जैसा कि सुधांशु जी हम देख पा रहे हैं कि 1990 के दशक की बात करें तो आज की युवा पीढ़ी आप लोगों को ही देख देख के सीख रहे हैं। कई तमाम ऐसे पत्रकार हैं, तो आपने कैसे पत्रकारिता करना सीखा? आपके मन में कैसे आया कि नहीं, मुझे पत्रकारिता की ओर जाना चाहिए? से थोड़ा था मुझे, मैं पढ़ता था, पत्रिका पढ़ता था, अखबार पढ़ता था, मुझे लगता था कि हाँ कुछ एक तो अपनी बात कहने की हर व्यक्ति के अंदर होता है, उसमें अभिव्यक्ति की छटपटाहट होती है। वो चाहता है कि उसकी बात लोग पढ़ें, उसकी बात लोग सुने। तो वो मेरे अंदर भी था कि मैं चाहता था मैं अपनी बात कहूँ। विद्यार्थी जीवन में कुछ साहित्यिक रचनाएं भी की थी जो हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में प्रकाशित। अब मैं कहानी कविताएं तो आजकल नहीं लिखता, बहुत पहले छोड़ दिया, लेकिन उस समय वो था। तो एक अभिव्यक्ति है, और दूसरा लगता था कि समाज में जो गलत हो रहा है उसके खिलाफ अपनी आवाज उठाना। तो मेरे बहुत सारे लेख विद्यार्थी जीवन में ही देश के बड़े बड़े अखबारों में, पत्रिकाओं में छप चुके थे। तो इस बीच जब टेलीविजन का एक मौका आया, दूरदर्शन की तरफ से विज्ञापन आया, तो मैंने भी उसमें जो है स्वावेदन कर दिया। और इसकी भी कहानी बड़ी अजीबो गरीब है। उस समय चूंकि मैं वकालत का मेरा अंतिम जो है चल रहा था, तो मैं सोच रहा था वकालत करूं या इधर आऊं। तो परीक्षा देने के बारे में मैं संशय में था कि परीक्षा दूं नहीं दूं। मैं खाने के लिए बाहर निकला, और जो मेरा सेंटर था लक्ष्मी नगर, उससे निकला तो देखा कि लक्ष्मी नगर की बस लगी हुई, मैं बैठ गया और मैंने जाके परीक्षा दे दी। फिर मेरा चुनाव भी हो गया, फिर इंटर भी हो गया। तो ये बहुत मैंने कैजुअली दिया था, लेकिन उसको सब भाग्य के तो पहले कैसे दूरदर्शन में सिलेक्शन होता था? क्योंकि आज के टाइम में तो देखने को नहीं मिलता है। विज्ञापन निकला था कि मतलब फर्स्ट बैच ऑफ टीवी जर्नलिस्ट बुक किया जा रहा है, टीवी करेस्पॉन्डेंट, उसका विज्ञापन है, तो मैंने आवेदन किया। तो आपने एंकरिंग करना कैसे सीखा? क्योंकि उस टाइम में कोई टीवी नहीं था। नहीं, वो तो हम लोग को ट्रेनिंग मिली थी, और फिर कुछ तो ट्रेनिंग मिली जो मैंने कहा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट पुणे में ट्रेनिंग मिली, फाउंडेशन कोर्स। उसमें एंकरिंग भी सिखाता था, प्रोडक्शन भी सिखाता था, रिपोर्टिंग भी, कैमरा वर्क भी किया, ऑडियो का भी काम किया, वो सारा किया। फिर वो जो मैंने कहा कि दिल्ली में दूसरे दौर की ट्रेनिंग हुई, जिसमें कि पॉल रीड और बड़े बड़े जो टीवी पत्रकार बीबीसी से और अन्य चैनलों से आए थे, उन लोगों ने बताया। और फिर ऑन जॉब ट्रेनिंग जिसको कहते हैं, काम करते करते भी लोग सीखते हैं, तो ऑन जॉब जो है सो बहुत सारा काम किया। फिर उसमें करंट अफेयर्स प्रोग्राम बनाने लगे, डॉक्यूमेंट्री भी बहुत सारी बनाई। आपका पहला कौन सा प्रोग्राम रहा? नहीं, रिपोर्टिंग, लेकिन अगर आप पहला आधे घंटे का पूरा प्रोग्राम, जहां तक मुझे याद आ रहा है, तो 1991 मैंने बिहार में विद्युत संकट नाम से एक आधे घंटे का प्रोग्राम बनाया था, जो कि नेशनल हो गया था। क्योंकि उस समय बिहार में बिजली रहती नहीं थी, 24 घंटे में मुश्किल से 3-4 घंटे 5 घंटे बिजली रहती थी। एक बहुत बड़ी समस्या थी और कई सालों से चला रहा था। तो मैंने एक प्रोग्राम बनाया था बिहार में विद्युत संकट, और वो दिल्ली से DD1 पे प्रसारित हुआ था। तो जहां तक मुझे याद है पूरा आधे घंटे का रिपोर्टिंग तो मैं कर ही रहा था, 2 मिनट 4 मिनट के क्लिप्स तो जा ही रहे थे। तो वो था पहला। और जब आप रिटायर्ड हो गए एडीजी के तौर पे, तो आपका आखिरी शो कौन सा रहा? ये तो मुझे याद नहीं आखिरी शो, क्योंकि मैं जब एडीजीपी था तब भी मैंने कई प्रोग्राम किए। कलकत्ते में मेरी पोस्टिंग थी ईस्ट जोन के प्रमुख के रूप में। तो एक तो मैंने अनीता बोस पफ का इंटरव्यू किया था, वो सुभाष चंद्र बोस की बेटी हैं, वो मैंने ऑनलाइन ही किया था, जर्मनी में वो रहती हैं, तो वहां से किया था। एक जगदीप धनखड़ वहाँ गवर्नर थे, तो उनका आधे घंटे का पूरा इंटरव्यू किया था, क्योंकि उस समय बहुत वो राज्यपाल थे और लगभग हर दिन उनका वक्तव्य आता था राज्य सरकार के खिलाफ कि यहाँ संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। उनका किया था। सुभाष चंद्र बोस पे की जयंती थी 125वीं, 124 साल पूरा हो गया था, 125वां शुरू हुआ, तो सब सर पर मैंने डिस्कशन भी किया था सुभाष चंद्र बोस को लेकर। तो
मैंने ऐसा नहीं कि प्रशासनिक पद मिलने के बाद भी मैंने कुछ प्रोफेशनल काम किया, और वो 3-4 कार्यक्रम मैं समझता हूँ कि दूरदर्शन में अंतिम कार्यक्रम थे। सर जब इंटरनेट नहीं होता था, क्योंकि आपके दशक में इंटरनेट बिल्कुल नहीं होता था, उस टाइम शो बनाना कितना चैलेंजिंग होता था? देखिए, आज तो नेट के कारण चैलेंज भी है, और एक तरह से मतलब कह लीजिए कि मतलब ये कि आसान तो हो गया है, लेकिन एक तरह से चैलेंज है, क्योंकि हर नेट पे जो सामग्री है वो सबके पास है। बिल्कुल, तो बिल्कुल। सबके पास है, तो आपके पास कोई विशेष जानकारी अलग से तो नहीं है। नेट तो हर आदमी देख लेता है। पहले जो रिसर्च होता था, ऐसे भी कोई किताब ही लिखता है, अब आप नेट को खोल करके, आजकल बहुत लोग नेट से किताब लिख देते हैं, उस बिल्कुल। किताब की कोई कीमत नहीं है, लेकिन वो कहते हैं मैंने इतनी किताबें लिखी हैं। अब उस किताब की क्या कीमत है जो मतलब हर आदमी नेट पे पढ़ सकता है। जी। तो वो उस समय लोग जो करते थे रिसर्च, वो अपने ढंग से उनका अपना अध्ययन पता चलता था कि उन्होंने आप कंटिन्यू कर दीजिए हाँ। क्वेश्चन, मैं तो अपना फेस नहीं दूंगी आपको। तो ये जो है सो अखबारों की क्लिपिंग मेरे पास जो है हजारों क्लिपिंग उस जमाने से थी। तो शोध सामग्री मेरे पास भी होती थी। फिर जो पुस्तकें आप पढ़ते हैं उससे आपको पता चलता है कि कहाँ पर क्या है। तो आपका अपना जो ज्ञान है वो बहुत मायने रखता है, क्योंकि आपने जो पढ़ा है, अभी भी केवल इंटरनेट के आधार पर आप करेंगे तो बहुत अच्छा काम नहीं हो पाएगा। लेकिन हाँ, आपको जो रेडी रेफरेंस, आज जजमेंट आ गया है, आज एक घटना हुई है, तो उसके बारे में आपको तुरंत सारी जानकारी मिलती है, और वो भी सबके पास उपलब्ध है। सर आपने बहुत सारे डिबेट शोज भी किए हैं, बहुत सारी चीजें की हैं दूरदर्शन में, तो आपका दूरदर्शन का सबसे यादगार पल कौन सा है? बिहार में जब मैं था तो वहां पर कुछ चुनौतियां ये थी कि उस समय सबसे बड़ा घोटाला आया चारा घोटाला। चारा घोटाला तो वो तो सामने आ गया था कि हाँ यहाँ गड़बड़ी हुई है, लेकिन उसके अंदर क्या क्या गड़बड़ी हुई ये मैंने उसको उजागर किया। इसके कारण ये है कि लालू प्रसाद उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको भी शिकायत मुझसे हो गई कि मैं उनके खिलाफ हूँ। मैं उनके खिलाफ नहीं था, उनको लेकिन लगा कि मैं उनके खिलाफ हूँ। लेकिन दूरदर्शन पे रिपोर्ट इस तरह से आने लगी, जबकि वहां उस समय एडिशनल डायरेक्टर सीबीआई विश्वास थे, उसकी जांच कर रहे थे। उन्होंने खुद कहा कि माय डॉटर आस्क्ड मी डैडी हाउ कम सच रिपोर्ट्स आर कमिंग ऑन दूरदर्शन। लोगों को आश्चर्य हो रहा था कि, और वही जनता दल की सरकार थी, उसके अध्यक्ष थे लालू यादव, मुख्यमंत्री थे एसटी देवेगौड़ा। तो लोगों को लगता था कि दूरदर्शन पे इस तरह की रिपोर्ट कैसे आ रही, इतने जो घोटाले में क्या क्या हुआ है किसी चैनल पे नहीं आ रहा है, दूरदर्शन। सर आपको डर नहीं लगा कभी कि आप सरकारी नौकरी चैनल में काम करें, उसके बाद भी इतना सारा चारा घोटाले स्कैम जो? डर मुझे कभी नहीं लगा, ये ईश्वर का आशीर्वाद, मुझे डर नहीं लगा। और मैं ये भी कहना चाहूंगा कि लालू प्रसाद मुझे फोन करते थे, शिकायत करते थे, बहुत कुछ कहते थे, आपने ये दिखाया वो दिखाया, ये गलत है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो कहा जाता है इतना दबाव डाल दिया कि मैं टूट जाऊं, फला, वो बात नहीं थी। और मैं टूटता भी नहीं, और उस तरह का दबाव, हाँ शिकायत जरूर करते थे, लेकिन ऐसा नहीं है जो कहते हैं कितना परेशान कर दो, ये कर दो, वो बात में गलत आरोप ही नहीं लगाऊंगा। तो कहाँ से हिम्मत आई इन सरकार के ही संस्थान में काम करके और सरकार के ही खिलाफ सारे उनके घोटाले को, स्कैम को एक्सपोज करना? कहना चाहता हूँ कि सरकार में जो लोग होते हैं वो अपना काम करें। हमेशा ये कह देना कि दबाव है, दबाव कौन डालता है? आप दबाव अगर डालता भी है तो आप उसका मुकाबला करिए ना। आपको चाहिए कि आप कहें कि नहीं, जो सत्य है मैं उसी पे रहूंगा, मैं उससे इधर उधर नहीं होगा। अभी बहुत लोग कहते हैं कल घूस लेते हैं, और घूस लेते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि मुझे चाहिए, ऊपर पहुंचाना पड़ता है। क्यों पहुंचाना पड़ता है? तो मना कर दो, तुमको हटा देगा उस पद से, यही तो करेगा। तो तुमको भी तो स्वार्थ है कि तुम अच्छे पद पे बने रहना चाहते हो, और मान लो तुमको हटा के दूसरे को लाता है, अगर वो भी ऐसा ईमानदार निकल गया तो क्या किया जाएगा? इसीलिए हमेशा केवल दूसरों के ऊपर ये कर देना कि दबाव है और ये करना मुश्किल है, मैं समझता हूँ आज भी ऐसे पुलिस अधिकारी हैं जो दूसरे की बात नहीं सुनते हैं, जो है वही करेंगे, ईमानदारी से करेंगे। उनको हटा दिया और दूसरा भी उतना ही ईमानदार आ गया तो क्या होगा? तो ये है कि लोग कहते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो ईश्वर भी आपका साथ देगा। एक प्रख्यात टीवी पत्रकार होने के नाते लोगों के कैसे आपके मन में आइडिया है कि मुझे पीस टू कैमरा करना चाहिए, मुझे वॉकिंग इंटरव्यू करना होना चाहिए? पहले से था, लेकिन हाँ वो स्टाइल जो है वो तो हम लोग को सिखाया था पीस टू कैमरा करना भी। लेकिन हाँ, पीस टू कैमरा जो मैं करता था, पूरा उसका रिपोर्ट का कहिए कि जिस्ट सारांश उसमें दे देना, और फिर सुधांशु रंजन, दूरदर्शन समाचार पटना, ये सब जो, तो उसको लोगों ने कॉपी करना शुरू कर दिया कि कैसे उसको साइन ऑफ करें। वो हाँ, हर जगह वो मेरे ही स्टाइल को कॉपी किया उन्होंने।
तो कैसा महसूस करते हैं और कैसा महसूस करते थे जब आपके द्वारा किया गया कुछ चीज को लोग जब कॉपी किया जा रहा है मार्केट में? अरे स्वाभाविक है, किसी को अच्छा लगता है कि लोग मेरी सराहना कर रहे हैं। एक बार बिहार में ही विधानसभा के अध्यक्ष थे सदानंद सिंह, एक बार आए नहीं, मतलब मेरी मुलाकात उनसे हुई तो उन्होंने कहा कि अरे आपको एक बड़ा मैं सुनाना चाहता हूँ अच्छा अनुभव। मैं भी कीनिया गया था, एक पार्लियामेंट्री डेलीगेशन गया था, तो उसमें कई देश हम लोग गए, तो उसमें कीनिया भी गए। कीनिया में जो वहाँ लोग मिले, अक्षय मंदिर वाले थे, उन्होंने जब जाना कि मैं कौन हूँ तो फिर उन्होंने कहा कि अच्छा आप वहां से आए हैं तो डू यू नो लालू प्रसाद यादव? बोले यस। फिर उन्होंने पूछा कि डू यू नो सुधांशु रंजन? तुमने कहा यस, ही इज वर्किंग विद दूरदर्शन। तो बोले कि उन्होंने दो ही आदमी का नाम पूछा वहां पर कीनिया में, एक आपका और एक लालू जी का। तो अच्छा लगता है, स्वाभाविक है, किसी को भी अपनी ख्याति के बारे में सुनकर के अच्छा लगता है। लेकिन मेरा स्वभाव ऐसा है कि मैं किसी चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाऊं या किसी चीज से बहुत दुखी हो जाऊं, ऐसा नहीं होता। तो एस्ट्रॉमी पेट्रोनल ऑफ दूरदर्शन आपको कहा जाता है। एस्ट्रॉमी पेट्रोल लोग कहते थे कि उस समय बहुत सारे घोटाले जो थे वो दूरदर्शन पे ही पहली बार आए। इसको कहते हैं कि एक्सपोज किया, ब्रेक किया। उसमें मतलब चारा घोटाले के बहुत सारे पक्ष थे जिनपे मतलब लोगों को जानकारी जिनके बारे में नहीं थी, या बिहार स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन स्कैम था, लोगों ने पैसे निकाल लिए, कोई प्रक्रिया नहीं की गई, एक ही एप्लीकेशन में दो जगह एक ही व्यक्ति का दो दस्तखत है, अलग अलग दस्तखत है, फिर भी उसकी जांच नहीं हुई, पैसे मिल गए। लैंड स्कैम हुआ रांची में, जो है सो अरबों की जमीन जो है सो कौड़ियों के दाम में बड़े बड़े लोगों को दे दी गई। तो फॉरेस्ट स्कैम, कई ऐसे स्कैम थे जो मैंने ब्रेक किया दूरदर्शन पे, और लोगों को ये आश्चर्य जरूर हो रहा था कि पहली बार हुआ था कि नेशनल ब्रॉडकास्टर पे भी घपले घोटाले जो है ब्रेक किए जा रहे थे। ये नहीं कि उसकी रिपोर्ट आ रही थी, पहली बार आई और फिर दूसरे चैनल और अखबारों ने जो है उसको लिया। तो इस कारण से एक कुछ लोगों ने ये लोगों का दिया होता है उसको कर दिया कि स्टॉर्मी पेट्रोल ऑफ दूरदर्शन सुधांशु, इस तरह से। जी, तो सर पहले के मीडिया और अब के मीडिया में किस तरह का बदलाव देखने को मिल रहा है? अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, पहले टेक्नोलॉजी का अभाव था। अभी दुनिया में कहीं कोई घटना घटती है तो वो सेकंड में जो है मोबाइल से लोग फोटो खींचते हैं तुरंत। पहले वो दिक्कत आती थी कि अब जो मैं अपने समय में देखता हूँ, शुरू में मेरी पोस्टिंग जयपुर में थी, अब एक घटना जयपुर में दंगा हो गया, अब उसकी भी वो मैं फीड करूंगा, फीड भी दूरदर्शन नहीं कर सकता था, माइक्रोवेव से होता था, सैटेलाइट नहीं था। तो एक गलता पहाड़ था, वहां पे जाकर के हम लोग करते थे। कई बार माइक्रोवेव काम नहीं कर रहा है तो फीड ही नहीं हो पा रहा है। उसके बाद सैटेलाइट होने से ये हो गया कि हम अपने यहाँ से ही फीड करना शुरू कर दिए। उसके बाद अब तो आप देख रहे हैं, उसके बाद फिर और भी कई चीजें आई, KU बैंड आया, फला आया, VSAT आया, बहुत सारी चीज। टेक्नोलॉजी में पिछले 25 सालों में इतनी तेजी से परिवर्तन आया है जिसकी कल्पना आज के बच्चे नहीं कर सकते। आज का बच्चा तो मोबाइल के साथ पैदा होता है ना। अब हमारे समय में तो गैस भी नहीं होता था, गैस जिसके घर में था तो वही स्टेटस सिंबल होता था। गैस की लाइन सालों की प्रतीक्षा के बाद गैस मिलती थी। टेलीफोन की लाइन जो होती थी 10-10 साल की प्रतीक्षा होती थी, और बजाज स्कूटर के लिए 10 साल की लाइन लगती थी। अच्छा। हाँ, लोग ये नहीं कि आप गए बाजार और आप स्कूटर खरीदना चाहें, बजाज स्कूटर का वेटिंग पीरियड 10 साल था। तो इसलिए आज के बच्चे कल्पना नहीं कर सकते। आज जो है एक जो मुक्त बाजार, फ्री मार्केट में चीजें उपलब्ध है, आपके पास पैसा है तो आपको हर चीज उपलब्ध हो जाएगी। इसी तरह से कुछ खबर घटती, हर आदमी पत्रकार हो गया क्योंकि हर आदमी के पास मोबाइल है और कम से कम घटना तो कैद कर ही लेता है। पहले ये था। अच्छी दूसरी बात है, पहले घपला घोटाला है, फोटो स्टेट तक नहीं होता था, तो आपके पास आज कोई डॉक्यूमेंट है तो उसकी फोटो कॉपी कर लेते हैं। उस समय आपको पता चला कि यहाँ कोई गड़बड़ी हुई तो ज्यादा से ज्यादा फाइल नंबर फलाई सब करते थे कि इस नंबर से इस पर ये आदेश पारित हुआ है। उस समय फोटो कॉपी नहीं होती थी। तो वो टेक्नोलॉजी के कारण उस समय और आज की परिस्थितियों में फर्क आ गया है। और आपने वकालत की भी पढ़ाई कर रहे थे, तो वकालत मैंने पूरी कर ली थी। नौकरी इस साल मिली, समय मेरा LLB पूरा हो गया। तो आपकी इच्छा नहीं हुई कि चलो मुझे अब केस लड़ना चाहिए, साथ में ही साइड से केस लड़ लूं? नहीं, केस तो मैं अपना ही लड़ता रहा। अपना ही केस मैंने बहुत लड़ा और मुझे जो प्रमोशन मिला, मतलब मेरे साथ जो अन्याय हुआ एक अलग कहानी है। मैं
मतलब जी। आपके दर्शकों को अपनी कहानी सुना के बोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन काफी मुझे कुछ जो एक छोटी सी कहानी अरे का इंसिडेंट प्रमोशन रहा। जो मेरा हुआ वो प्रमोशन कैट से जीत गए, हाई कोर्ट से जीत गए। सरकार कैट से जीतने के बाद सरकार हाई कोर्ट चली गई, हाई कोर्ट से जीतने के बाद सरकार सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट से भी जीतने के बाद नहीं हुआ हमारा। आप सोचिए कि आम आदमी सुप्रीम कोर्ट में कहाँ से लड़ पाएगा, लाखों में वकीलों की फीस होती है। लेकिन मेरे कुछ मित्र थे जिन्होंने मेरी मदद की, तेरा काम हुआ कि राय थे, भोज कुमार सिन्हा, इन लोगों ने मेरी मदद की, तो हमारा काम हो गया। लेकिन उसके बाद फिर मुझे कंटेम्प्ट करना पड़ा, और कोई सरकार में रहते हुए कंटेम्प्ट करता नहीं, क्योंकि सेक्रेटरी के खिलाफ कंटेम्प्ट होता है बाय नेम। और फिर कई ऐसे मामले में जहां कंटेम्प्ट करने वाले की नौकरी चली गई है, क्योंकि अब उसकी कमियों को ढूंढने में सरकार लग जाती है। अब आप माइक्रोस्कोप लगा के कमियां ढूंढेंगे तो कमियां तो मिल ही जाएंगी, और कोई कमी निकाल के उसको आप परेशान करेंगे, कोर्ट से भी राहत मिले, भाई ये तुमने गलत कर दिया, तो दूसरे की कमियां नहीं ढूंढी जाएंगी। लेकिन मेरे केस में कंटेम्प्ट के बाद आधा उन्होंने जजमेंट को लागू किया, आधा फिर भी बचा रह गया, और उन्होंने एफिडेविट दिया था कि 3 महीने में जो है सो हम कर देंगे। नहीं हुआ तो मुझे कंटेम्प्ट को रिवाइव करना पड़ा। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक्चर पास किया और कहा द मिनिस्ट्री इज इन कंटेम्प्ट, यू आर नॉट इम्प्रेस्ड बाय योर लॉजिक एंड वी इम्पोज अ फाइन ऑफ ₹1 लाख टू बी रिकवर्ड फ्रॉम ऑफिसर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर कंप्लायंस। तो इतना स्ट्रॉन्ग जजमेंट है कि इतिहास है कि मेरे केस में सुप्रीम कोर्ट ने सूचना और प्रसारण मंत्रालय पे 1 लाख का फाइन किया, और वो भी अफसरों से वो लिया जाना था। वो किससे लिया गया उस पर मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वो जो है अफसरों से लिया गया कि किसी और से पे कराया गया, मुझे इस पर मैं भी बात नहीं करूंगा। लेकिन इस तरह का हुआ तो वो तो अपने आप में एक इतिहास बना। उसके बाद जो है सो अगर समय से हमारी पदोन्नति हो जाती तो और भी मैं आगे जाता। सर, आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आती थी, क्योंकि उस समय में जब लोग अपनी बात रखने में भी डरते थे? नहीं देखिए, क्योंकि आपने मिसाल कायम किया है। वो हर समय कुछ साहसी लोग होते हैं। अब मैं कोई इतना भी साहसी नहीं था कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह हो जाऊं, लेकिन हाँ इतना भी डरपोक नहीं था कि मैं अपने खिलाफ हो रहे अन्याय की जो खिलाफ आवाज नहीं उठाऊं। वो था कि मैं सही बात हमेशा बोलता था। बहुत दिन तक तो डिपार्टमेंट में ही अपना रिप्रेजेंटेशन और सब कुछ करके मैं जितनी बातें कहनी थी, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर पार्लियामेंट में क्वेश्चन भी करवाया, ये भी सही है। लेकिन वहां भी मुझे अनुभव हुआ कि संसद में भी जो सवाल होते हैं उसके बावजूद कुछ नहीं हो पाता है। तो संसद एक इतना बड़ा मंच है, वहां भी सवाल उठाए जाते हैं और वहां भी सरकार जो है सो गलत जवाब देती है। बिल्कुल मैं कह सकता हूँ झूठ बोला जाता है। तो मुझे तो राहत जो है अंत में शीर्ष अदालत से ही मिली। अरे हाई कोर्ट का जीता हुआ, कैट का जीता हुआ, फिर भी सरकार सुप्रीम कोर्ट आ रही है और संसद में कह रही है कि भाई हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। अब ये बात छुपा रही है, ये तो अर्ध सत्य है कि आप हाई कोर्ट में हार गए थे और आप सुप्रीम कोर्ट आए हैं, और ये कहा जा रहा है संसद में कि हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। अरे सुप्रीम कोर्ट तो तुम गए हो, सुप्रीम कोर्ट ने तो रोक लगाया नहीं कि तुम इसमें कुछ कर नहीं सकते हो। जी सर, वकालत भी आपने किया? वकालत किया नहीं, वकालत में लेकिन वकालत के ऊपर आपने किताबें जरूर लिखा है। कैसे लिख लिया किताब? इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट में दोनों में काफी अंतर है। वो किताबें मेरे लिखी है, जैसे ये किताब जो मैंने, जैसे ये है जस्टिस ज्यूडियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया, बाउंड्रीज एंड ब्रीचेज जो है। अब ये किताब जो है मुझे लगा इसके पीछे प्रेरणा ये थी कि 1990 के दशक में जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अपने बिल्कुल शीर्ष पे चला गया था। बहुत सारे मंत्रियों का इस्तीफा हुआ जुडिशियल वर्डिक्ट और स्ट्रक्चर के बाद। तो ये मुझे लगा कि जुडिशियल एक्टिविज्म एक हद तक ही सही है, एक हद के बाद जो है वो न्यायिक सक्रियता भी खतरनाक है, क्योंकि न्यायपालिका भी जो है सरकार चलाने लगे, ये बात सही नहीं है। तो वो मुझे वहां से, इसलिए इसमें एक शब्द है जस्टिस ज्यूडियोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी इन इंडिया। तो ज्यूडियोक्रेसी जो है ये शब्द मैंने पहली बार इस्तेमाल किया है और इसको लोगों ने पसंद भी किया, और इसका जो विमोचन उस समय 2013 में चीफ जस्टिस थे अल्तमस कबीर, उन्होंने और लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार दोनों ने मिलकर के किया था। और उसमें अल्तमस कबीर ने, चूंकि ये बहुत ज्यादा आलोचना इसमें है न्यायपालिका की, तो उन्होंने कहा भी था कि हम लोग जो है ऐसे हस्तक्षेप नहीं करते हैं, जरूरत होती है तभी करते हैं, लेकिन आई मस्ट सैल्यूट यू फॉर द करेज यू हैव शोन। वी डोंट एग्री विद एवरीथिंग दैट यू हैव रिटन, बट डेफिनेटली व्हाटएवर करेज यू हैव शोन इज लॉडेबल। सुप्रीम कोर्ट ने अभी किताबों को कोट किया, तो किस चीज को कोट किया है? एक वो जजेस अपॉइंटमेंट पे था जो 2015 में एक कानून बना था कि
नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन जी न्यायिक आयोग बनेगा जजों की नियुक्ति के लिए, और उसको उसने खारिज कर दिया था। वो संभवतः वो था, क्या कहते हैं, 98वां संविधान संशोधन। तो उसमें मैंने जजेस अपॉइंटमेंट पे एक चैप्टर है, उससे कोट किया था कि जज जो होता है वो उसकी क्या पृष्ठभूमि है। ये हो सकता है कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड का भी जज हो, जस्टिस वी आर कृष्णय्यर जो केरल में मंत्री रहे थे, लेकिन जब जज बने तो बहुत बिल्कुल ही निष्पक्ष रहे। बहुत सारे एमपी थे, राज्यसभा से सीधा उनको जो है सो ले आया गया हाई कोर्ट में, वो सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचे, जस्टिस हेगड़े और भी कई लोग हैं। तो उसमें कुछ लोग तो पार्टी के साथ ही एक तरह से जुड़े रह गए, लेकिन कुछ लोग निष्पक्ष भी रहे। तो मैंने यही कहा कि, और कुछ लोग जो थे जो राजनीति में नहीं भी थे फिर भी जज बन करके सरकार के सामने घुटने उन्होंने टेक किए। मेरा ये कहना था कि समस्या जो न्यायपालिका के सामने वो क्वालिटी ऑफ अपॉइंटमेंट जो है वो मुख्य है। अगर आप अच्छे लोगों को, ईमानदार को जज बनाते हैं, वो पहले राजनीति में अगर रहा भी होगा तो वो जज बन के निष्पक्ष रहेगा। कोई नहीं भी रहा हो तो भी निष्पक्ष नहीं रहेगा, उसको हमेशा चिंता सताएगी कि रिटायरमेंट के बाद हमको कोई और पद लेना है। इसीलिए वो सारी समस्या या न्यायिक विलंब है, काबिल जज नहीं होगा, वो मामले का निष्पादन नहीं करेगा, निष्पादन भी करेगा तो जजमेंट इतना चौपट रहेगा कि पता ही नहीं चलेगा क्या लिख रहा है। इसलिए क्वालिटी ऑफ जजमेंट के लिए जरूरी है कि क्वालिटी ऑफ अपॉइंटमेंट अच्छा होना चाहिए। सर, किताबों का लिखने का शौक जो चढ़ा आपको, उसके बाद आपने कंटिन्यूअसली किताब लिखते गए। उसके बाद दूसरी किताब भी मैंने लिखी है, जस्टिस वर्सेस जुडिशियरी। ये भी उसमें यही है कि भाई न्यायपालिका में न्याय लोगों को कितना मिलता है, क्योंकि लंबा चलता है, दशकों तक मामले खींचते हैं। तो अब दशकों तक खींचेंगे, वकीलों की इतनी फीस है तो न्याय कहाँ से मिलेगा। अब जो कहा जाता है कि इतनी फीस है, लाखों करोड़ों की प्रैक्टिस, बहुत सारे आजकल बहुत सारे वकील कहते हैं करोड़ों रुपया रोज कमा रहे हैं। तो सिर्फ मेरिट के आधार पे कह देना, और आपके पास तो विकल्प है, आप उनको रखें न रखें। तो जहां पर एक के पास करोड़ देने की ताकत है, मेरे पास लाख की भी ताकत है, तो मुझे वो जो है सो टैलेंट को नहीं मिल पाएगा। सर, आपके जो ये किताब है वो बुक सेलर नंबर 1 बना, कैसे बन गया? अब ये तो आप उन्हीं से पूछ लेंगे। हाँ, ये बात है कि इसकी रिव्यू भी अच्छी आई। मुझे ये भी बताया गया कि विदेशों में भी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में पीएचडी थीसिस में और बाकी और भी डिसर्टेशन में इसको उद्धृत किया गया है, या आपने खुद ही का सुप्रीम कोर्ट में किया है। वो तो क्या खासियत है इस किताब की? अब ये मैं खुद बोलूं तो अच्छा नहीं लगेगा। फिर भी कुछ तो आपने कुछ तो सोच कर लिखा होगा ना जब लिख रहे होंगे तो। हाँ, वो जो कमियां थी उसको मैंने, बहुत लोगों ने कहा भी कि आपको सारी कमी क्या न्यायपालिका में नजर आती। मैंने कहा क्योंकि न्यायपालिका के ऊपर किताब है तो मैंने कमियों को लिखा है। अगर मैं ब्यूरोक्रेसी पे लिखूंगा तो उसकी कमियां बताऊंगा, किसी और चीज पे लिखूंगा तो उसकी कमी। लेकिन चूंकि न्यायपालिका के ऊपर है तो उसमें मैंने जज, वकील सबके बारे में बताया कि लोगों को न्याय क्यों नहीं मिल पा रहा है। ये मेरे दिमाग में ही था। अब आपको न्याय पाने के लिए एक जन्म बीत जाए, बिल्कुल, हम लड़े, फिर मेरा बेटा लड़े, फिर मेरा पोता लड़े, ये कौन सी न्यायिक व्यवस्था है भाई? उसके बाद जो है मुकदमा लड़ने में मकान बिक जाए, जमीन बिक जाए, ये कौन सी न्यायिक व्यवस्था है? तो ये मेरे अंदर आक्रोश था और अभी भी है। और फिर सर, अभी आपकी लेटेस्ट बुक जैसा कि सुनने में आया, रामधारी सिंह दिनकर, वो दिनकर जी पे ये नेशनल बुक ट्रस्ट ने ये किताब जो है सो छापी है। उसने मुझे कमीशन किया था जो आजादी के 75 वर्ष पे उसने कुछ लोगों के ऊपर मतलब एक सूची बनाई जिसपे लिखवाना है। तो उसने मुझे रामधारी सिंह दिनकर पे लिखने को कहा। तो वैसे तो मैं हिंदी का आलोचक नहीं हूँ, लेकिन मैं कोई भी चुनौती को स्वीकार करता हूँ। साहित्य का एक पाठक तो जरूर रहा हूँ। तो मैंने कहा चलो ये काम भी कर लेंगे, तो मैंने उसको लिख दिया। और ये जान के आपको खुशी होगी कि 1-1.5 साल में ही इसके जो है सो 3 जो है एडिशन मतलब आ गए, इम्प्रेशन आ गए, यानी हजारों किताबें बिक गई छपने के साथ ही। और इसकी जो समीक्षा बड़ी बड़ी पत्रिकाओं में आई है, हंस में, बाकी में, नई धारा में, उसमें तो ये भी कह दिया कूजे में समंदर है, ये तो गागर में सागर है, एक घड़े में ही समुद्र है, इतनी समुद्र इसमें है। तो समीक्षा भी इसकी अच्छी आई है। जो नेशनल बुक ट्रस्ट ने ये इसलिए कि मैंने जयप्रकाश नारायण की जीवनी लिखी थी, वो भी उनकी बेस्ट सेलर ही हुई, हजारों प्रतियां भी बिक रही हैं। सर, कहाँ से लाते हैं इतने सारे आइडियाज लिखने के? ये तो जो जयप्रकाश नारायण वाली किताब तो मैंने मतलब लिख दी सबसे पहले 1994 में ये छप करके आ गई थी। और शंकर दयाल शर्मा उस समय राष्ट्रपति थे, तो उन्होंने विमोचन तो नहीं कहेंगे, वहां तो प्रेजेंटेशन होता है लेकिन विमोचन ही होता है। तो राष्ट्रपति भवन में हुआ था। फिर मैंने उसी का जो है अंग्रेजी में भी किया, कुछ नया शोध करके।
तो कुछ नई सामग्री जोड़ दी, तो फिर मैंने अंग्रेजी में भी ये पुस्तक लिख दी, जयप्रकाश नारायण प्रॉफिट ऑफ पीपल्स पावर। और जब नई सामग्री आई तो फिर हिंदी का भी मैंने जो है सो नया संस्करण निकाला, जिसमें मैंने वो सारी चीजें जोड़ दी। तो लेखन जो है वो ऐसा है कि अब मेरे स्वभाव का हिस्सा है, उसके बिना तो मैं नहीं रहता हूँ। आज भी मैं, आपने चूंकि बात की आजकल फेक न्यूज फला पहले, तो अभी जो मेरी अगली किताब है जो मैं लिख चुका हूँ और अभी मैं प्रकाशक अब किसी को दूंगा, वो यही है द रिपब्लिक ऑफ अनट्रुथ। तो रिपब्लिक ऑफ अनट्रुथ ये है कि आजकल एक बहस चल रही है पोस्ट ट्रुथ, उत्तर सत्य। मतलब ये है कि अब तक सत्य का समय चला रहा था, अब झूठ का रहा है। मैंने इसी का खंडन किया है कि पोस्ट ट्रुथ नाम की कोई चीज नहीं है, इट इज अ फेक डिबेट। ये बिल्कुल गलत है। जब से सभ्यता है तब से सत्य और असत्य जो है वो समानांतर चल रहे हैं, झूठ शुरू से ही है, ऐसा नहीं है। अब महाभारत में भी आप देखेंगे, अश्वत्थामा हतौ नरो व कुंजरो, उस समय भी जो है सो अश्वत्थामा की मृत्यु का गलत समाचार फैला करके जो है सो द्रोणाचार्य को विचलित किया गया, क्योंकि पांडवों को पता था, कृष्ण को पता था कि जब तक द्रोणाचार्य रहेंगे कौरवों को हराना। तो पहले तो उन्होंने हटाया भीष्म पितामह को, क्योंकि उनसे भी लड़ना संभव नहीं था। उसके बाद जो है सो द्रोणाचार्य आ गए, वो भी अजय, उनको भी हराना मुश्किल था। तो अगर उनके बेटे अश्वत्थामा की मृत्यु का समाचार फैला दिया जाए तो विचलित होंगे, और वही हुआ, वो गिर गए। लेकिन उनको पता था कि अश्वत्थामा नहीं मारा जा सकता है, तो कैसे मानेंगे? तो युधिष्ठिर धर्मराज थे, वो झूठ बोलेंगे नहीं, तो युधिष्ठिर के मुंह से कहवाओ। तो युधिष्ठिर तो झूठ बोल नहीं सकते थे, कृष्ण ने मनाया, इतने के तैयार हो गए कि अश्वत्थामा हतौ नरो व कुंजरो, मतलब मनुष्य हाथी। और उस समय भगवान कृष्ण ने शंख बजा दिया, तो सुनाई नहीं पड़ा। लेकिन ये तो शुरू से चला रहा है। बहुत सारे हैं, बड़े बड़े नेता हैं, वो झूठ फैलाते हैं। मतलब हर आदमी अपने प्रचार का एक तंत्र रखता है। स्टालिन का आप पढ़ लीजिए, हिटलर का, नेपोलियन का, अपने प्रचार के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा तंत्र बना रखा था। अशोक का भी एक तंत्र था, वो भी अपने ढंग से उस समय जो उनका सारा मिलता है, आपको जितना भी इंस्क्रिप्शन है वो पढ़िएगा, तो उसमें मैंने कहा था उन्होंने झूठ फैलाया, लेकिन अपने ढंग से हर आदमी अपना प्रचार करता है। ये शुरू से रहा है। अपने खिलाफ जो बात है उसको दबाएगा, अपनी प्रशंसा को बढ़ा चढ़ा करके रखेगा, ये तो चल रहा है। बिल्कुल सर, जैसा कि आपने दूरदर्शन में इलेक्ट्रॉनिक का काम किया, टीवी पे आना, और लिखने का काम आपने प्रिंट मीडिया कह सकते हैं, और आप कई आर्टिकल्स भी अक्सर लिखते ही रहते हैं, अभी भी नवभारत हो, तमाम अखबारों के लिए। तो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में क्या अंतर है? नहीं, अखबारों में तो आपको लिखना है, यहाँ तो आप कर रहे हैं तो कैमरा लगा कर कर रहे हैं। तो मतलब इलेक्ट्रॉनिक में चैलेंज ये होता है कि आपको कोई रिपोर्ट बनानी है तो उसके लिए आपको विजुअल चाहिए। यहाँ तो है कि आपको कोई जानकारी मिल गई तो आप उसको लिख सकते हैं, प्रमाणिक जानकारी है। यहाँ आप उसको विजुअलाइज कैसे करेंगे, वो चैलेंज होता है। तो अब तो बहुत चीजें आ गई हैं, कंप्यूटर सिमुलेशन है, ग्राफिक्स है, उससे भी विजुअलाइज कर लेते हैं। लेकिन पहले बहुत दिक्कत उसमें आती थी कि, तो उसमें तो ये है, जैसे पहले दूरदर्शन पर भी था कि 20 मिनट का बुलेटिन है तो 5 मिनट विजुअल होता था, 15 मिनट में समाचार वाचक का लोग चेहरा देखते थे। कुछ लोग मजाक उड़ाते थे कि दूरदर्शन पर रेडियो समाचार सुनिए, ये भी लोग कहते थे। लेकिन लोगों को पता नहीं था कि इसमें चुनौतियां क्या क्या होती हैं। हालांकि दूरदर्शन ने बहुत अच्छा भी काम किया, अच्छे सरकार के अच्छे कामों को लोग जो है सो श्रेय देते नहीं है जो मिलना चाहिए। और एक सरकार के खिलाफ बताने का माहौल हमेशा रहता है, तो इसीलिए वो विजुअल कि अब वही मैंने कहा ना कि आजकल तो हर घटना का विजुअल बन जाता है। उस समय तो जब तक दूरदर्शन की कैमरा टीम नहीं जाएगी तब तक तो विजुअल मिलेगा ही नहीं। अब यहाँ तो हम जो पढ़ते हैं उसको लिखते हैं, लेख लिखते हैं, तो उसमें तो मेरा विचार है, कुछ सूचना मेरे पास है और उस पर फिर मैं सोच करके अपना विचार उस पर लिखता हूँ। उसमें कुछ तथ्य होता है, कुछ न्यूज है, कुछ व्यूज है, दोनों को मिला करके मिलता है। पहले के जमाने में बड़े बड़े कैमरास हुआ करते थे, तो छोटा सा फोन भी लोग लेके शूट कर लेते थे। तो किस तरह से चाहते थे अपना महंगा होता था, सिर्फ ये नहीं था, बड़े बड़े होते थे। मैंने शुरू किया था काम तो यूमेटिक कैमरा कहलाता था, इतना बड़ा और इतना चौड़ा होता था। वो उसको उस समय लो बैंड था, फिर हाई बैंड आया। उसके बाद जो था सो ये का बीटा कैम आ गया, बीटा कैम एसपी, उसका टेप छोटा हो गया। अब तो डिजिटल बिल्कुल छोटा टेप आ गया। अब तो बिल्कुल इतना बटन एकदम चिप की तरह आ गया है। तो टेक्नोलॉजी है। उस समय तो अब जिस समय 1988 में हमारी ट्रेनिंग चल रही थी तो हमको बताया था कि एक लेंस, कैमरे का लेंस 50-50 लाख रुपए का आता है। अब 88 में कह रहे हैं कि 50 लाख, कैमरा तो छोड़िए, उसका लेंस जो है वो 50 लाख रुपए का होता है। तो सोच लीजिए कि कितनी कीमत होती होगी। अब ऐसा जो है सो प्रौद्योगिकी
की क्रांति है, टेक्नोलॉजिकल रिवॉल्यूशन है। और एक तरह से बहुत अच्छा है कि सस्ते में चीजें आ रही हैं और सस्ते में लोगों के पास पहुंच गई तो सामग्री बहुत आ गई। जेंज चला गया, अब अल्फा आ रहा है। आता ही रहेगा, उसके बाद कुछ और आ जाएगा, वो तो आप देखते रहिए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर चीज के अपने फायदे हैं, नुकसान भी है। अब इससे इतना लोगों को भ्रमित किया जाए, अब पता ही नहीं चल रहा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, तो जो आदमी बोल रहा है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये सचमुच हो, क्योंकि आपकी आवाज को भी वो सब कुछ कर देगा। क्राइम भी हो रहा है उस पे कि किसी को उसके बेटे से ही फोन करा रहा है, वीडियो कॉल करा रहा है कि मैं यहाँ फंस गया हूँ, तुरंत इतने रुपए दीजिए। तो ये सारी जो कहता है ना कि एक चाकू जो है सो एक कसाई के हाथ में हत्या करता है, एक डॉक्टर के हाथ में सर्जरी होती है, ऑपरेशन करता है, तो वो किसके हाथ में है? उसको टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल हो, इसके लिए समाज को तैयार होना पड़ेगा और कानून की जरूरत है। आने वाले समय में ये कितना खतरनाक होगा या बहुत फायदे का खतरनाक हो सौदा सकता है, होगा? बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसे ही साइबर क्राइम कितना बढ़ गया है आजकल, तो फिजिकल क्राइम से ज्यादा साइबर क्राइम हो रहा है। आपको डिजिटल अरेस्ट की जो बात आज कर रहे हैं लोग, इतना डरा देता है। और जब तक लोगों में जागरण इसके बारे में जानकारी आती है, तब तक तो बहुत लोग बर्बाद हो चुके हैं, और जब तक उसकी जानकारी आएगी तब तक नया तरीका निकाल लेता है। जो कहा जाता है ना कहावत कि तुम डाल डाल में पात पात, तो वो जो है सो जब तक चोर जो है सो वो डाल डाल चल रहा है तो पात पात पत्ते पे चल करके अपना रास्ता निकाल लेगा। ये समस्या तो है, इसलिए मैंने कहा कि ये चोरी, बेईमानी, झूठ, ये सब नई चीजें नहीं है, ये सब हजारों सालों से है, जब से सभ्यता आई तब से है। अब ये चुनौतियां बदलती गई। पहले सड़क पे लोग रात में मार करके फेंक देते थे, ठगी ऑपरेशन चलता था, उसको जनरल स्टीमैन ने खत्म किया। हजारों हजार लोग सड़क से जा रहे हैं, कुछ पैसा है उसी के लिए मार दिया। अब वो स्थिति नहीं है, उसमें चाकू ही काफी होता था। आज जो है सो दूसरी चीजें आ गई हैं। तो इसलिए मतलब आप ये कहिए कि अपराध हर युग में था, वो ऐसा युग नहीं था जिसमें अपराध नहीं था। कुछ मायने में बेहतर भी हुआ टेक्नोलॉजी के कारण, करप्शन में कमी आ गई है। अब आप कोई परीक्षा होती है, तुरंत उसका नंबर वेबसाइट पे तुरंत दिखाइए, उसी दिन दिखाइए, तो एक दिन दिखा दे, उसके बाद आप उसमें हेर फेर नहीं कर सकते। पहले तो है कि 10 दिन बाद भी कोई पैरवी, बड़ी पैरवी आ गई, उसकी कॉपी निकालो, उसमें नंबर बदल दो, कर दो, तो उसका भी एक फर्क आ गया है। राइट इंफॉर्मेशन के कारण बहुत सारा फर्क आया। तो टेक्नोलॉजी से भी अब हर जो है काम होता है, तो उसका विज्ञापन जो है सो ऑनलाइन आना चाहिए। ये सारे जो है उसके फायदे भी हैं। तो नौकरियों में कहाँ कमी आ रही है? जैसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पहले के समय में रोजगार बहुत थे। ये तो मीडिया से संबंधित प्रश्न नहीं है, ये तो आपका प्रश्न जो है। जैसे आपने 34 साल दूरदर्शन में काम किया, आपके नौकरी के दौरान कई वैकेंसीज, आई थिंक 10 साल से वैकेंसीज भी नहीं आ रही। अब ये बात है कि आजकल वैकेंसी जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे नौकरी देते हैं। ये अपने आप में चैलेंज है, क्योंकि सरकार ने कानून बनाया, संसद ने कानून बनाया, एवोल्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर्स जो है वो एक एक्ट बना हुआ है, और उसको पीएमओ ने ही लागू नहीं किया। उसमें सिर्फ इस सरकार की बात नहीं, किसी सरकार ने नहीं किया। मतलब वो कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर नहीं होंगे, और सरकार में कॉन्ट्रैक्चुअल वर्कर रखे जा रहे हैं। तो ये सब तो अब उससे पूछा जाना चाहिए कि फिर इस कानून का मतलब क्या है। अब ये होता है, सरकार पर आरोप लगता है कि सरकारी नौकरी मिल गई तब फिर कोई काम ही नहीं करता है। कुछ हद तक बात सही है, पूरी तरह वो बात सही नहीं है, कुछ हद तक सही है। लोग पहले ये कहा जाता था कि सरकारी नौकरी मिलना मुश्किल, लेकिन मिल गई तो निकालना उससे भी मुश्किल। तो इस कारण से ये आज भी है, ये बात सही है कि कुछ लोग काम करते हैं, कुछ लोग बैठ करके शुरू से ही पेंशन लेते हैं, तनख्वाह नहीं लेते हैं, शुरू से ही पेंशन लेते हैं। वो काम करते नहीं है, उनके बारे में कहा जाता है कि अगर वो दफ्तर ना आए तो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वो औरों को भी काम करने नहीं देते हैं, वो जाकर के उनको भी बातचीत में फंसाए रखेंगे। तो क्या कॉन्ट्रैक्चुअल वाले काम करते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल को डर है ना कि भाई काम नहीं होगा, बॉस बिगड़ गए तो हमको उनको हटाना आसान है, और जो परमानेंट है, स्थायी जिनकी नौकरी, उनको हटाना मुश्किल है। तो उस हिसाब से कॉन्ट्रैक्चुअल वाले ज्यादा काम करते हैं। अच्छा, और तो प्राइवेट मीडिया के अगर एम्प्लॉयज की बात करें और दूरदर्शन, प्राइवेट मीडिया और दूरदर्शन में क्या फर्क है? फर्क यह है कि दूरदर्शन टीआरपी के रेस में कभी नहीं रहा। प्राइवेट मीडिया टीआरपी के रेस में दो कारणों से, एक तो उसको ये बताना है जो पूरी झूठा है। टीआरपी शब्द ही अपने आप में झूठा है, टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स। अब वो कहते हैं कि देखो हम नंबर 1 हैं,
अब कितने टेलीविजन सेट में आपने वो मशीन लगाई है जिससे ये पता चलता है कि भाई कौन सा चैनल देखा गया है। उसमें पूरा बिहार झारखंड नहीं है, ये मैं कई साल से यही जान रहा हूँ, पूरा नॉर्थ ईस्ट नहीं है। मेरे घर में आज तक कोई लगाने नहीं आया, पता नहीं आपके घर में है कि नहीं है। उसके बाद आपने मुश्किल से 30,000, 40,000 या 50,000 टेलीविजन सेट में लगा करके आपने 140 करोड़ की आबादी वाले देश में तय कर दिया कि ये चैनल देखा जाता है। हाँ, ले लीजिए। तो सरकार तो बदलती रहती है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर है उसका मालिक तो एक ही है, वही मीडिया हाउस के भी मालिक बने हुए हैं। तो क्या कोई मीडिया हाउस अपने मालिक के खिलाफ समाचार देगा? क्या ये जो बड़े बड़े जो उद्योगपति हैं, चाहे कोई भी हो, टाटा हो, बिरला हो, अंबानी हो, उनके यहाँ क्या कोई कुछ भी गलत नहीं होता है? एक एक्सीडेंट में कोई मरता है तो उसकी भी खबर नहीं जाएगी, आप प्राइवेट में पता कर लीजिए। जो उनको विज्ञापन देते हैं उसके खिलाफ कोई खबर नहीं जाएगी, कहेंगे अरे क्या तुम बकवास कर रहे हो, उससे तुमको इतने का विज्ञापन मिलता है, इसके खिलाफ कैसे खबर देते हैं? तो ऑटोनॉमी ऑफ मीडिया से देने के सरकार के कारण वो हर जगह होता है। ये भी सवाल उठता है कि फ्रीडम ऑफ द प्रेस है तो वो फ्रीडम पत्रकार के लिए है या उस मीडिया हाउस के मालिक के लिए है? मालिक तय करता है पत्रकार को ऑटोनॉमी कहाँ का। तो पत्रकार ये हो गया है कि उसको भेजा जाता है, तुम जाओ मुख्यमंत्री के पास जाओ, वहां से रेवेन्यू लो, तुम फला मंत्री के पास जाओ, कलेक्टर के पास जाओ, एसपी के पास जाओ। वो बेचारा रिपोर्टर जो जाके गिड़गिड़ाएगा कि हमको आप विज्ञापन दीजिए, तो वो क्या उसकी धाक रहेगी वहां पर। और जब वो जान रहा है मुख्यमंत्री या मंत्री कि भाई इसका मालिक ही हमारे पास आता है, तो वो क्या उस रिपोर्टर को महत्व देगा? दूरदर्शन के पास कोई चुनौती नहीं है कि पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि उसको पैसा तो सरकार से मिल ही जाता है। दूरदर्शन के पास तो ये जो कहते हैं कि भाई ये उस तरह से मसालेदार नहीं है, लेकिन मसालेदार की जरूरत भी नहीं। आज बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि समाचार 1 घंटे का दूरदर्शन पे देख लोगे तो तुमको सब जानकारी मिल जाएगी, मसाले की जरूरत भी नहीं है। तो इसीलिए आज जो सारे चैनल कर रहे हैं उसमें सिर्फ गिरावट ही नहीं है, वो रेवेन्यू राजस्व का भी संकट है। क्योंकि हमने देखा है कि बाकी टीवी एंकर्स की आवाज और दूरदर्शन में जो एंकर है उनकी आवाज, इवन आपको मैंने खुद एंकरिंग करते हुए देखा है, लाइव शो भी देखा है, तो इतना डिफरेंस क्यों है बाकी एंकर्स में? वही है कि ये लोग पता नहीं कहाँ से ये दिमाग में बात बैठ गई है कि जोर जोर से बोलेंगे, बहुत तेज बोलेंगे तो हमको लोग ज्यादा पसंद करेंगे। अभी कहाँ से ये बात उनके दिमाग में बैठ के मुझे नहीं मालूम, लेकिन समाचार का मतलब होता है, रिपोर्टिंग का मतलब होता है कि लोग पहले समझ सकें। अब उनको हर चीज में लगता है कि जब तक तड़का नहीं डालोगे तब तक जो है स्वाद नहीं आएगा। तो वो उस तड़के का जो एक आजकल जो प्रचलन हो गया है ना, वो गलत है, वो अच्छी बात नहीं है। तो अब ये आपका भी मानना है कि चिल्ला के आप नहीं, मैं तो बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। मुझे लगता है कि बहस भी हो तो शांति बिल्कुल पूर्वक तरीके से हो, ताकि लोग, अब दोनों चिल्ला रहे हैं, अब तो कई बार बातें आएगी कि तुमको पहले ही कहा है करने के, थोड़ा आप चिल्लाइए, थोड़ा वो चिल्लाएंगे तो हमारा टीआरपी बढ़ेगा। तो ये तो मैं समझता हूँ कि विकृति है। सर, आपने भी कई डिबेट शो किए हैं, तो आपका सबसे अच्छा फेवरेट क्या रहा डिबेट शो के दौरान? बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग भी आते थे और कुछ लोग कहते भी थे कि आपका जब प्रोग्राम होता है तुम तैयारी करके आते हैं, क्योंकि उसमें हल्के फुल्के से हम नहीं ले सकते हैं। बोलते थे कि आप जब बुलाते हैं तो हमको थोड़ा समय दिया करिए, क्योंकि फिर आपको तैयारी करनी पड़ती है, क्योंकि आपके पास इतना नॉलेज होता है। तो आपको तो सबसे ज्यादा नहीं पता है, लेकिन हाँ कुछ आने वाले जो मेरे गेस्ट होते थे वही कहते थे। तो आपके फेवरेट नेता कौन रहे? नेता तो मेरे फेवरेट आजकल कोई नहीं है, उसलिए ये कहना तो उचित भी नहीं हुआ कि मैं किसी का नाम लूंगी, क्योंकि इतनी गिरावट है और वो ये सिर्फ एक पार्टी की बात नहीं है। अब ये पार्टी भी क्या करती है, कल तक जो भ्रष्ट था हमारी पार्टी में आ गया तो महात्मा हो गया, फिर हमारी पार्टी में जो छोड़ के चला गया तो भ्रष्ट हो गया। तो ये सब तो इस पर क्या बात की जाए, सब लोग जानते हैं। उसकी बात करने का मतलब ना है कि ये जितना सरकार का दबाव होता है उससे ज्यादा हमारा अपना चरित्र है, हम अपने चरित्र को बचा के न रख पाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और जैसे फेक न्यूज भी आजकल बहुत ज्यादा आते हैं और रियलिटी न्यूज भी, तो दोनों को इसमें कैसे पहचान किया जाए कि ये जो न्यूज है ये ओरिजिनल है और ये फेक है? ये तो मैंने कहा ना, तो टेक्नोलॉजी से यही तो हुआ है कि आपको
पहले भी देखिए, टेक्नोलॉजी पहले भी थी, लेकिन उसमें उतना फेक नहीं होता था। बिल्कुल। लेकिन आजकल तो स्थिति ये हो गई है कि बहुत मुश्किल हो गया, इसीलिए अब किसी भी समाचार पर जनता भरोसा भी नहीं करती है। पहले ये था कि अखबार में कोई खबर छप जाती थी, तो उसको लोग बहुत गंभीरता से लेते थे। अगर ये भी कोई कह दे, खबर छप जाए कि गाय को जो है बकरी का बच्चा हो गया, और कहता है, अगर आप बातचीत करती कैसा, अरे ऐसा कैसे होगा, तुरंत कहता है नहीं अखबार में छपा है। लोग कहते हैं अच्छा अखबार में छपा, यानी अखबार में छपा है तो ये गलत नहीं होगा। मतलब मैं ऐसा होगा नहीं, लेकिन मैं उदाहरण के तौर पे कह रहा हूँ कि ऐसी बात भी अगर अखबार में छपी तो उसकी एक जो है वैधता थी, उसको लोग सच मानते थे। आज भी बहुत हद तक वो बात है कि छपा है या मीडिया में आया है, लेकिन वो उसमें अब कमी आ रही है, जो क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता है उसमें कमी आ रही है। खबरों का मानना है कि आने वाले समय में एआई के माध्यम से भी एंकर तैयार हो जाएंगे। हाँ, तभी तो हो ही रहे, आ रहे हैं समाचार, पढ़ ही रहे हैं मौसम का, और ये सब बता ही रहे हैं। तो उससे क्या फर्क पड़ेगा? एआई का फायदा भी है, जो काम जिसमें आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, सीधा मौसम का पढ़ दिया, यहाँ का ये तापमान, वहाँ का ये, या जो बुलेटिन आदमी पढ़ रहा है वही बुलेटिन वो पढ़ देगा। उसमें ये है कि उसमें कम से कम इस तरह से चिल्लाना और फला वो नहीं होगा, वो अपने ढंग से वो होगा। हालांकि उसमें भी आप, उसमें तो प्रोग्रामिंग हो सकती है, मुझे नहीं पता है, वहां भी हो सकता है। तो आवाज में तो लोग कहते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में आप गाना सुन लीजिएगा, वो तो एआई का कमाल है। जब देखते रहिए कि आगे क्या क्या होता है। तो लेकिन इससे रोजगार में तो काफी कमी आ रही है, युवा पीढ़ियों को कितना स्ट्रगल करना नहीं पड़ेगा। कह सकते हैं, जब कंप्यूटर आ रहा था तो उस समय भी ये चिंता जताई जा रही थी कि उससे रोजगार में कमी है, लेकिन रोजगार में कमी नहीं आई। ये बात तो महात्मा गांधी के जमाने में भी हो रही थी कि अगर बहुत ज्यादा मशीन का उपयोग होगा तो फिर उससे रोजगार में कमी आएगी। लेकिन टेक्नोलॉजी की ताकत यह है कि वो आपके चाहने या न चाहने पे उसकी गति नहीं रुकती है। जो टेक्नोलॉजी आ गई वो आपको पीछे छोड़ के आगे बढ़ जाएगा। आपने टेक्नोलॉजी को नहीं पकड़ा तो आप पीछे रह जाएंगे, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाएगी। इसलिए टेक्नोलॉजी अगर है तो उस समय की मांग है कि हम उसके साथ, हम लोग, आज मुझे दिक्कत हो रही है, मैं बहुत सारी टेक्नोलॉजी नहीं जानता हूँ, इस कारण से मैं पीछे रह जाता हूँ। बिल्कुल, क्योंकि आज के टाइम में तो यूट्यूब इतना फ्रेंडली हो गया है, डिजिटल मार्केटिंग इसीलिए टेक्नोलॉजी को तो आप नहीं, वो मतलब संसार में जो परिवर्तन आए हैं दो कारणों से आए हैं, विज्ञान से और व्यापार से। अच्छा, दो चीजों से परिवर्तन, विज्ञान के कारण दुनिया सिमट गई, लोग दुनिया को जान पाए, और व्यापार, वहां चूंकि पैसे का लोभ है इसलिए व्यापारी ही थे जो समुद्र पार करके भी व्यापार करने चले जाते थे। आखिर जो ईस्ट इंडिया कंपनी भी शुरू में तो व्यापार के लिए आई थी ना, और जो कोलंबस निकला था अमेरिका, ये वो तो इंडिया की खोज के लिए निकला था। उसको तो कहते थे सोने की चिड़िया, एल डोरेडो, तो आया था भारत की खोज के लिए, चला गया भटक करके अमेरिका। तो विज्ञान और व्यापार, इन दो चीजों के कारण प्रगति हुई है दुनिया की। तो दूरदर्शन की अपनी सबसे ताकत क्या है? दूरदर्शन की अपनी सबसे ताकत यही है कि उस पहली बात, वो टीआरपी रेस में उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसको राजस्व के बारे में नहीं सोचना है, ये दो बहुत बड़ी ताकत है। उसके बाद उसको जो है सो निष्पक्षता और क्वालिटी, दो चीज है। तो आज अगर आप दूरदर्शन का देखिएगा तो वो कंपटीशन में बहुत पहले बहुत सारी चीजें हम लोग नहीं दिखाते थे, अब इतने चैनल आ गए, उनको भी दिखाना पड़ता है। हम लोग पहले कंस्टिट्यूएंसी प्रोफाइल बनाते थे, लोकसभा का चुनाव है तो मान लिया बनारस का है, प्रधानमंत्री है, कैंडिडेट के आधार पे चुनाव होता था कि किस किस का जाएगा, तो उसमें हम लोग बहुत परहेज रखते थे, भाई इसका झंडा नहीं जाए, इसका पोस्टर नहीं जाए। तो उसमें बड़ा ये हो जाता था, इतने जो है पुरुष मतदाता हैं, इतनी महिलाएं मतदाता हैं, इतने बूथ हैं, इतने सेंसिटिव बूथ हैं, इतने फला, इस तरह का। लेकिन अब जा रहा है, उसमें झंडे भी जा रहे हैं, तो सबका बैलेंस करके जाता है, क्या क्या मुद्दे हैं वो भी जा रहा है। इन नेताओं के भाषण हो चुके हैं, उसमें भी थोड़ा थोड़ा लेते, तो वो फर्क आया है, पहले नहीं जाता था। हदीस में भी ये बात आई है, अब वो तो हजारों साल पुरानी बात है कि मुझे याद नहीं, अरबिक में है, बिल मारे कफा करके वो कुछ है कि कोई आपसे कुछ कहता है, इस बात को अगर आप बिना जांचे परखे दूसरों को सुना देते हैं तो आपको झूठा माना जाएगा। कोई आपने बात सुनी और उसको जाकर के दूसरों को कह दिया तो यानी आप झूठे हैं, उसको पहले आप जो है सो वेरीफाई करिए, हदीस की ये बात है। तो यानी उस समय भी ये बात थी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का काफी मिसयूज नहीं आज हो रहा है, उस समय तो टेक्नोलॉजी नहीं थी। क्योंकि कोई बात है, एक बार जाकिर हुसैन ने किया था, वो जामिया मिलिया में थे, तो 20 लड़के थे, उन्होंने 20 को एक लाइन में बैठा दिया और एक के कान में कुछ कहा,
कहा कि तुम दूसरे को ये बोलो, अपने बगल वाले को, फिर उसको कहा तुम अपने बगल वाले को बोलो, तो इस तरह से 20 तक। और उसके बाद फिर पहले से कहा कि मैंने क्या कहा था और 20 में से पूछा क्या कहा था, दोनों बात एकदम अलग। वो उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने तो एक ही बात कही, अब वो उन्होंने कहा, इसको कहा, और वो एक एक करके कहा तुम इसको बोलो, तुम इसको बोलो, तुम इसको बोलो, और जब 20 तक पहुंचा तो दोनों बात बिल्कुल विपरीत। तो ऐसा ही होता है। शिक्षा और जागरूकता को लेकर क्या कहेंगे? दूरदर्शन में किस तरह से दिखाया जाता है और क्या दिखाना चाहिए? शिक्षा तो मीडिया का एक जो है, मीडिया के बारे में कहा जाता है कि उसकी 3 भूमिकाएं हैं, शिक्षित करना, सूचना देना और मनोरंजन देना, ये 3 काम है। दुर्भाग्य से आज मुझे लगता है मीडिया मनोरंजन पे ज्यादा जोर दे रहा है और शिक्षा पे तो जोर बहुत कम है, इसीलिए उसको आजकल इंफोटेनमेंट भी आजकल आ गया है कि सूचना भी है, मनोरंजन भी है। पहले इंफोटेनमेंट की कोई अवधारणा नहीं थी, लेकिन मीडिया है टू एजुकेट, टू इन्फॉर्म एंड टू एंटरटेन। तो वो जो है एजुकेशन वाला जो हिस्सा है, शिक्षित करने वाला काम बहुत कम हो रहा है, गंभीर बहस नहीं होती है। अब उसके लिए आप सिर्फ मीडिया को जिम्मेदार मत मानिए। जो चैनल दिखाता है, जिसको आप कहते हैं कि बड़ा सा पोंटा प्रोग्राम है, हल्के फुल्के में चीजें दी जाती हैं, जो कि लोग उसको देख रहे हैं, उसके आधार पर उसको राजस्व मिल रहा है। लोग देख रहे हैं इसलिए दिखा रहा है, लोग न देख रहे तो न दिख रहा है। धर्म को लेकर क्या कहेंगे? धर्म को लेकर के तो मैं यही कहूंगा कि धर्म को लेकर के राजनीति गलत बात है और हर पार्टी कर रही है। ये नहीं है कि एक पार्टी कर रही है, कोई बहुसंख्यक वो जो है सो तुष्टिकरण उसका कर रहा है, कोई अल्पसंख्यक की तुष्टिकरण कर रहा है, दोनों गलत है। जाति के आधार पर तुष्टिकरण हो रहा है, संप्रदाय के आधार पर आज क्या है, जाति गणना करो, ये करो, वो करो। अगर सरकार को मैं मानता हूं कि उसको सूरज और चांद की तरह होना चाहिए जिसकी रोशनी सब पे पड़े। न तो सूरज फर्क करता है कि भाई ये हिंदू है कि मुसलमान है कि ईसाई है, पारसी है, बौद्ध है। न चांद फर्क करता है, न नदी फर्क करती है, न पेड़ फर्क करते हैं, जो भी चाहे उसका फल ले खाए। तो इस सरकार को उसी तरह से होना चाहिए। आपके हिसाब से किन चीजों में बदलाव आना चाहिए? बदलाव तो हमारी पूरी सोच में आना चाहिए। सोच से ज्यादा, जैसे दूरदर्शन में आपने बताया कि पहले बहुत कुछ नहीं हो रहा था, फिलहाल अभी बहुत कुछ हो रहा है, तो आने वाले समय में किस तरह का बदलाव देखना पसंद करेंगे? प्रोफेशनल होना पड़ेगा। प्रोफेशनल, ये सरकारी बाबू चलाए चैनल को, वो ठीक बात नहीं है। प्रोफेशनल को रखना पड़ेगा। और दूरदर्शन में आपने जो काम किया और इतने सालों का जो अनुभव रहा, सबसे ज्यादा क्या चैलेंज फेस किया? मैंने कहा वही जो है बाबूडम, बाबुओं की बड़ी भूमिका है उसमें। सूचना सेवा के लोग उसमें आते हैं, उनको नहीं होना चाहिए। कारण यह है कि सूचना सेवा वाले प्रेस रिलीज तक पीआईबी में होते हैं, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में होते हैं, तो वहां वो मंत्री के लिए प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हैं। उनकी पोस्टिंग आकाशवाणी दूरदर्शन में हो जाती है, तो उनसे आप निष्पक्षता की उम्मीद कैसे करेंगे? वो तो सरकार के जो इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, और वो तो कमाल ये होता है, अब मैं ही कलकत्ते में था, अब वहां जो न्यूज एडिटर वहां का था वो जो है वो मलयाली था, उसको बांग्ला आती ही नहीं। अब जो न्यूज एडिटर है उसको बांग्ला नहीं आती है और बांग्ला न्यूज बुलेटिन का संपादक बना हुआ है। तो ये सारी चीजें जो है वो, ये जब तक आप पेशेवर लोगों को नहीं लाएंगे तब तक आप चैनल को ठीक नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसा कि हम देख रहे हैं आज जो मीडिया है वो 2 धड़ों में बढ़ चुका है, सत्ताधार जिनको मैंने पहले ही चर्चा की थी, तो गोदी मीडिया और विपक्ष। तो इसके ऊपर अच्छे से एक्सप्लेन करिए कि क्या है। अभी क्यों हो गया है, लोगों को क्या लोभ है? देखिए, जो गोदी मीडिया जिसको कहते हैं, जो खुल करके केवल चरण वंदना में लगे, तो गलत तो है ही। उनको सरकार में कोई खराबी नहीं दिखाई पड़ती है, बिल्कुल गलत है। आलोचना के बिना तो लोकतंत्र चल ही नहीं सकता है, और मीडिया का काम ही नहीं सरकार के साथ कदम ताल करना, नहीं मीडिया का काम है। और जो विरोध में जो आवाजें उठ रही हैं, जिनको केवल खराबी दिखाई पड़ती है सरकार में, वो भी गलत है। और मैं ये नहीं मानता बड़े साहसी लोग हैं, ये नहीं है, वो भी एक पावर गेम है। बिल्कुल, उनको जो है विदेशों में बड़ा सम्मान मिलता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से लेक्चर के लिए बुलाया जाता है, उनको बड़े बड़े पुरस्कार मिलते हैं। वो जो है कि ये नहीं है कि बहुत साहसी है इसलिए सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। उनका जितना नाम है, उनके जितने फॉलोअर हैं सोशल मीडिया पे, आप देखकर उतने मंत्री के नहीं हैं जितने उनके हैं। तो इसीलिए वो भी जो है सो एक पावर गेम ही मैं उसको मानता हूँ। निष्पक्षता कहीं नहीं है, ईमानदारी कहीं नहीं है। वो भी ढूंढते रहते हैं कि सरकार को गाली देने के लिए जो है सो क्या क्या मिल सकता है। जैसे मीडिया में
हम देख सकते हैं कि जातिवाद बहुत ज्यादा होता है, क्षेत्रिज्म बहुत ज्यादा होता है। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद, गलत है। ये तो जातिवाद। यही तो समाज का चरित्र है ना। पढ़े लिखे लोग ज्यादा जातिवाद करते तो हैं। लेकिन इससे आने वाले युवा पीढ़ियों को दिक्कतों का मीडिया सामना में करना नहीं, पड़ रहा यहाँ तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का चुनाव होगा, उसमें जाति होगी। जी बार काउंसिल का चुनाव होगा, उसमें जाति होगी। जी। ये तो पढ़े लिखे लोग भी करते हैं। आप केवल अनपढ़ को नहीं कह सकते हैं। तो राजनीति में तो और ज्यादा है। लेकिन यूथ को किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा? आज का बहुत सारा यूथ है जिसको राजनीति से मतलब नहीं है। वो अपना पैकेज के लिए पढ़ा हुआ है, वो पढ़ाई करता है, उसको अच्छा पैकेज मिल गया, वो आराम से अच्छा खाता है, बढ़िया अच्छे रेस्टोरेंट में खाता है, साल में 2 बार विदेश घूमने चला जाता है। उनको इन चीजों से कोई लेना देना नहीं है। आपके हिसाब से आने वाले समय में मीडिया किस ओर जाएगा? मीडिया की भूमिका हर समय थी, आगे भी मीडिया की भूमिका रहेगी, क्योंकि ये लोकतंत्र बिना सूचना के तो चल नहीं सकता है। सूचना देने का काम मीडिया ही करेगा। मीडिया सोशल मीडिया है। आप व्हाट्सएप पर बहुत लोग आजकल बहुत सारा समाचार मुझे फेसबुक से मिल जाता है। तो वो तो जो है माध्यम जो भी हो, लेकिन मीडिया की भूमिका रहेगी और हमेशा एक चुनौती रहेगी कि सच लोगों तक कैसे पहुंचाया जाए। ये हमेशा एक चुनौती रहेगी। सामाजिक न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए क्या होना चाहिए? सामाजिक न्याय तो हमारा संविधान बना तो उसके प्रियम्बुल में जो क्या लिखा गया, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved to constitute it to a sovereign, secular, socialist, democratic republic and to secure to its citizens justice, social, economic and political। सबसे पहले जस्टिस सोशल की बात करते हैं, यानी सोशल जस्टिस। 1990 में ये बात जब मंडल आयोग की सिफारिश को लागू किया गया तो उस समय से सामाजिक न्याय राजनीति में बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन 1949 में जब संविधान हमने अपनाया, पूरा किया, तो उस समय जो प्रियम्बुल में जस्टिस की बात है, सबसे पहले सोशल जस्टिस कहा गया। सामाजिक न्याय का मतलब है कि हर आदमी के साथ न्याय होना चाहिए। तो वही मैंने कहा, न्याय कौन, सिर्फ न्यायपालिका की बात नहीं है। न्यायपालिका तो अंत में लोग जाते हैं ना। पहले आपको न्याय किससे, आपको घर में न्याय नहीं मिला, मान लिया मेरे घर में मैं अपने बच्चों के साथ न्याय न करूं, मैं प्रॉपर्टी बांटने में गलत कर दूं, एक को ज्यादा दे दूं, एक को कम दे दूं, तो कोर्ट चला जाएगा। मुझे सरकार से न्याय, मुझे अपनी प्रमोशन के लिए सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना पड़ा। बहुत लोग नहीं जाते हैं, कहते हैं अरे बर्बाद हो जाओगे। तो न्यायपालिका में तो जब कोई चैलेंज करता है तब वो बात सामने आती है। अन्याय तो बहुत होते हैं, उसका 10% भी कोर्ट तक बात नहीं पहुंच पाती है। तो ये है कि हर आदमी एक जज की भी भूमिका में होता है, पिता के रूप में भी उसको न्याय करना है। जहां जिस पद पे काम कर रहा है वहां वो अगर अपना काम ढंग से करे तो उसके खिलाफ आवाज नहीं उठेगी। तो ये तो हर आदमी को अपने आप में सुधार करना चाहिए। जैसे कि आपने फ्रीडम ऑफ प्रेस की बात की, तो कहाँ से फ्रीडम ऑफ प्रेस खत्म होते दिख रहा है? तो आने वाले समय में इस पर खत्म तो कभी नहीं होगा। खत्म क्या सर? अब अभी हमने गोदी मीडिया की बात की और विपक्षी सत्ता के लिए, तो हमें तो आजादी तो है ही नहीं बोलने की। लेकिन मोदी के खिलाफ भी तो बहुत सारे लोग बोल ही रहे हैं ना। उनको भी तो ऐसा नहीं है, बहुत लोग खबर आती है कि भाई उसको जो है सो जेल दे दिया गया, उस पर ये नोटिस आ गया, फला है। लेकिन जो अभी 5, 7, 10 चर्चित नाम है जो खुल करके सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, उनके खिलाफ तो कोई मुकदमा नहीं हुआ है, उनको तो जेल नहीं भेजा गया। तो कुछ लोग तो बोल ही रहे हैं। लेकिन जो फ्रीडम ऑफ जो प्रेस है उसको अगर अपना भी रहे हैं तो उनको जेल भी हो रहा है। हाँ, ये गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके खिलाफ पूरे समाज में माहौल बनना चाहिए। कला और संस्कृति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, कला तो एक ऐसी चीज है जो विकास शुरू से थी। चाहे कला में आप संगीत ले लीजिए, नाटक ले लीजिए, वो मनुष्य के जीवन में जब आदमी सभ्य होता है तो उसको कला की जरूरत होती है। बिल्कुल। ये जो साहित्य के बारे में भी बहुत पुरानी बहस है कि कला के लिए हो या कला से समाज का फायदा होना चाहिए। साहित्य केवल आपके रसास्वादन के लिए हो या समाज का ही फायदा हो। भारत में भी जो कई जो हुए हैं काव्य शास्त्र के जो आचार्य हुए हैं, उनमें भी ये बहस चली। तो भाभा और बम्बट ने पहली बार सवाल उठाया कि साहित्य स्वदेश्य होना चाहिए, उसकी कुछ उपयोगिता होनी चाहिए। लेकिन अब ये भी बात है कि हर उपयोगी चीज ही जो है वही मनुष्य के जीवन में नहीं होती। आप एक पेंटिंग टांग देते हैं दीवार पे, तो उसकी क्या उपयोगिता हमारे जीवन में है? ना तो उससे हमको खाना मिलता है, ना खाना बचता है, लेकिन आपके मस्तिष्क को कहीं ना कहीं सुकून मिलता है उसको देख करके।
इसलिए आप उसको लगाते हैं। कविता पढ़ करके आपको कुछ सुकून मिलता है, देखिए बड़ी बात है ना। तो जो एक गौतीय थे, बहुत बड़े कवि फ्रांस के थे, तो उन्होंने कहा था कि किसी भी घर में जो है सबसे उपयोगी चीज उसका जो है होता है टॉयलेट, होता है शौचालय, और वो सबसे कुरूप होता है। सबसे जो बदसूरत चीज है वो टॉयलेट है और सबसे उपयोगी वही है। तो सिर्फ उपयोगिता के आधार पे कला या साहित्य को जो है सो हम नहीं आंक सकते हैं। हमको खाने की जरूरत है तो हमको रोटी दाल चाहिए, रोटी दाल प्राप्त करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब पेट भर जाता है तो आदमी और भी कुछ खोजता है। आदमी संगीत भी सुनना पसंद करता है, आदमी कविताएं पढ़ना पसंद करता है, अच्छी पेंटिंग देखना पसंद करता है, फिल्म देखना पसंद करता है, लोगों से बात करना। हम किसी से बात न करें तो मेरा क्या होगा, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि बहुत सारे जो बूढ़े बीमार हैं, अगर उनसे 1 घंटा कोई बात कर ले अच्छे से ना, उनकी बीमारी खत्म हो जाएगी। 6 से 34 सालों का अनुभव रहा मीडिया में, और अभी भी आप कई सारे काम कर ही रहे हैं, लेखिका आपकी जारी है। तो आपको बहुत सारे अवार्ड से भी सम्मानित किया गया इस दौरान, तो आपका ऐसा कोई अवार्ड जो आप अपना अवार्ड मुझे ये बात है, मैं कह सकता हूँ कि अवार्ड मुझे मतलब कुछ संस्थाओं से मिला, सरकार से कोई अवार्ड नहीं मिला आज तक एक भी पुरस्कार सरकार की ओर से नहीं मिला। सिर्फ एक बेगूसराय म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आप कह सकते हैं उसने दिया था। बाकी हैं कुछ यूनिवर्सिटी से या कुछ और भी जो अच्छी संस्थाएं हैं, सम्मानित संस्थाएं हैं, उनसे मुझे पुरस्कार मिला है। तो ठीक है, पुरस्कार मिला, मैंने ग्रहण भी किया है। तो ये पुरस्कार जो है उससे बड़ा ये कि लोग नाम जानते हैं या बोलते हैं, अच्छी बात मेरे लिए वही पुरस्कार है। और सर, आपकी कभी इच्छा नहीं हुई कि मुझे जाके बच्चों को शिक्षित करना चाहिए, इतना नॉलेज है? नॉलेज है या नहीं है, लेकिन हाँ मैं वो चाहता हूँ। मैंने कई बार कहा, कुछ मित्रों से भी कहा कि मैं स्कूल में जाकर के चाहता हूँ कि मोरल एजुकेशन पे मैं थोड़ी बातचीत करूँ, वो मेरी योजना में है, वो मैं करना चाहता हूँ। तो आगे के आपके क्या प्लानिंग्स हैं? आगे लेखा तो मुख्य है, जैसे मैंने कहा कि ये किताब मैंने खत्म कर दी, रिपब्लिक ऑफ अनट्रुथ। अब देखिए कब तक छप पाती है वो। उसके बाद भी 2-3 किताबें हैं जिन पे मेरी योजना है लिखने की। एक रिपब्लिक ऑफ इनजस्टिस उसके बाद आएगा, वो भी मैं लिखने वाला हूँ। रामायण महाभारत की पुस्तक मैं उस पर भी काम कर रहा हूँ। मतलब धर्म में भी काफी इंटरेस्ट है? काफी चीजें हैं जिसमें मैं लिखना चाहता हूँ, देखिए क्या क्या कर पाता हूँ। तो मतलब आखिरी इच्छा क्या है आपकी, सुधांशु जी की? इच्छा का तो कोई अंत नहीं है, मैं इच्छा से मुक्त नहीं हुआ हूँ। इच्छा तो आदमी की होती है, मैं बहुत बड़ा आदमी बन जाऊं, मेरी बहुत ख्याति हो जाए, लेकिन ये भी कहते हैं कि जो इच्छा लेकर के मरता है उसको मोक्ष नहीं मिलता है। अच्छा। तो महान तो वही है जिसकी इच्छा समाप्त हो जाए, लेकिन दुनिया में सबकी इच्छा समाप्त हो जाएगी तो दुनिया तरक्की भी नहीं करेगी। हमारी कुछ इच्छा होती है कि हमारे पास अच्छा मकान हो जाए तो हम पैसा कमाना चाहते हैं। हर पैसा बेईमानी का ही पैसा नहीं होता, ईमानदारी का भी पैसा होता है। हमारे पास गाड़ी हो जाए तो उसके लिए पैसा चाहिए। तो इच्छा होती है तो इससे आदमी कुछ मेहनत भी करता है। अब हर आदमी की इच्छा समाप्त हो जाएगी तो सन्यासी बन जाएगा। चलो, अब हर आदमी दुनिया में सन्यासी बन जाए तो दुनिया भी नहीं चल पाएगी। तो इसीलिए हर चीज की डिग्री होती है। अब आप अपना काम करें, गीता का संदेश सबसे अच्छा है। हालांकि मैं खुद उसको अपने जीवन में उतार नहीं पाया हूँ कि निष्काम जो है सो आप कर्म कीजिए, कोई कामना मत रखिए लेकिन कर्म करते रहिए। और मीडिया में किस तरह का बदलाव देखना पसंद करेंगे, दूरदर्शन हो या प्राइवेट संस्था? मैंने पहले भी कहा कि जो मीडिया है वो सच को सामने लाए, पैसा कमाने का जरिया नहीं होना चाहिए। मीडिया हाउस, अखबार हो, टीवी चैनल हो या जो कुछ भी हो, उसको चलाने के लिए राजस्व की जरूरत है, और चलाने भर जितना राजस्व चाहिए वो कमाना गलत नहीं है। लेकिन राजस्व कमाने के लिए कोई मीडिया हाउस खोल दे कि उससे हम पैसा कमाए, वो गलत है। आपके कोई फेवरेट एंकर? दूरदर्शन को ही मानता हूँ कि दूरदर्शन सारी कमियों के बावजूद एक निष्पक्ष चैनल रहा है जी। और जो पुराने एंकर सब थे वो तो वही बात है, चिल्लाते नहीं थे, हिंदी अंग्रेजी दोनों में अच्छे एंकर थे। हम लोग उनसे, बल्कि उनसे उच्चारण शुद्ध करने के लिए लोगों को सुनते थे, चाहे रेडियो में हो अंग्रेजी में। बेलविल डिमेलो थे, सुरजीत सेन थे, या देवकीनंदन पांडे हिंदी में थे। दूरदर्शन में भी नीति रविंद्रन, कोमल जीवी सिंह, अंग्रेजी में उनका बुलेटिन होता था, हिंदी में जेपी रमन थे, सरला माहेश्वरी। तो इन लोगों को लोग सुनते थे और अपना उच्चारण ठीक करते थे। जैसे बिहार के लोग ऐसे ही बदनाम है कि उन्हें उच्चारण करना नहीं आता है। वो ठीक है, क्षेत्रीय पुट तो होता है हर जगह। तो फिर आपने कैसे इन पर काम किया?
मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने तो बस ऐसे ही जैसे मेरी यात्रा भी, मुझे लोग कहते हैं बिहारी हैं, मैं खुश होता हूँ मैं बिहारी हूँ, अच्छी बात है। क्योंकि अक्सर बिहार के लोगों में रड़ा शसा ये सब में तो वो बेसिक दक्षिण कॉमन भारत में आप जाएंगे बहुत लोग अगेंस्ट को एग्नेस्ट बोलते हैं, हाँ, उनका भी है। जी। तो वो क्षेत्रीय फुट आ जाता है। हम ब्रिटेन की अंग्रेजी और अमेरिका की अंग्रेजी में फर्क होता है, तो एक स्टैंडर्ड जो है उच्चारण हो या भाषा हो तो होता नहीं है। आपने कभी फेस नहीं किया? नहीं, मुझे कभी कोई, पहले ये था कि बिहारी है तो आप बहुत मतलब हीन है, नीचे है, ये मुझे मैंने महसूस नहीं किया और मैंने कभी बर्दाश्त भी नहीं किया कि कोई मुझे बिहारी कह के छोटा बताने की कोशिश करके मैंने कभी बर्दाश्त, मुझे किसी ने किया भी नहीं उस तरह से। कुछ लोगों ने कहा कि यार अनलाइक है बिहारी, लगता नहीं कि आप बिहार के हैं, तो मैं कहता था आप मुझे सम्मान नहीं दे रहे हैं, आप मुझे अपमानित कर रहे हैं। अच्छा, और जो श्रोताओं आपके इस वीडियो को देख रहे हैं सुन रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए यही कहूंगा कि जो है आप जहां जो व्यक्ति जिस किसी पद पे है, छोटे पद पे बड़े पद पे, वो अपना काम ईमानदारी से करे। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जहां भी हों, जिस भी मतलब स्थिति में हो, जिस भी पद पर हो, उस पर आप ईमानदारी से काम करें। हर आदमी की भूमिका होती है, कोई इसलिए बड़ा नहीं हो जाता है बहुत बड़े पद पे, बहुत बड़े पद पे रह के बेईमानी करता है। एक जनरल है बेईमानी करे, और एक नायब सूबेदार है वो जो है सो देश के लिए जान दे देता है, तो नायब सूबेदार ज्यादा महान है उस जनरल से जो भ्रष्ट है। परमवीर चक्र तो छोटे छोटे लोगों को मिलता रहा है, आपको पता है। इसलिए जो आदमी अपना काम ईमानदार, जो गांधी जी ने गीता की व्याख्या में लिखा है कि एक भंगी है, एक राजा है, भंगी ने अपना काम ईमानदारी से किया और राजा ने ईमानदारी से नहीं किया, तो ईश्वर के दरबार में भंगी को ज्यादा अंक मिलेंगे, राजा को कम। सर, आजकल के जो युवा पीढ़ी है, हर किसी का सपना होता है कि मैं टीवी पर चमकूं, सोशल मीडिया पे चमकूं, नाम हो, तो उनको मीडिया में किस तरह से आना चाहिए? अब जो शुरू में नाम कमाने के लिए आएगा तो क्या काम करेगा? अगर पहले ही उसको ये है कि हमको रातों रात स्टार बन जाना, इसी चक्कर में तो आजकल लोग जो है विवादास्पद बातें करते हैं। कुछ ऐसी बात कर दो जिसमें कि गाली ही दे, चलो गाली ही मिलेगी तो चर्चा तो होगी, वो तो बात ही गलत है। जैसे सोचते हैं बिना नॉलेज के ओवरनाइट स्टार बनने के बाद, ओवरनाइट स्टार आप फिल्म में बन सकते हैं, क्रिकेट में बन सकते हैं, टेनिस में बन सकते हैं, या शायद पॉलिटिक्स में भी हो जाए कि आप चुनाव जीतते ही आप सीधा मुख्यमंत्री ही बन जाए। फिर भी हुआ, पहला चुनाव जीत करके आए तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री, तो वो अपना भाग्य है, उस पर मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ। लेकिन आम आदमी रातों रात स्टार बन जाए ऐसा नहीं हो सकता, मीडिया में संभव कहीं में संभव नहीं है। कोई रातों रात स्टार नहीं बनता। कोई कहा ना, कोई क्रिकेट में आते ही पहले मैच में जो है उसने सेंचुरी मार दिया या डबल सेंचुरी मार दिया, उसकी चर्चा हो गई। बहुत सारे क्रिकेटर हैं, या टेनिस है, कुछ खेल जो बहुत लोकप्रिय है, या फुटबॉल है, वो इंडिया में लेकिन दुनिया के और देशों में है, या फिल्म में है, कोई फिल्म पहला ही उसको मौका मिला और वो फिल्म सुपरहिट हो गई, या पॉलिटिक्स में पहला ही चुनाव जीता सीधा मुख्यमंत्री ही बन गया। बाकी आम आदमी के लिए मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी और काफी समय लगेगा। और मीडिया में एंकर बनने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एक तो है आप पढ़ाई लिखाई अच्छे से करिए, आप निष्पक्ष रहिए, आपका उच्चारण अच्छा हो, आप जो है सो प्रैक्टिस करिए कि आपकी बात जो है वो जिसको कहते हैं स्पष्ट लोगों को समझ में आनी चाहिए। बहुत ज्यादा घोड़ा दौड़ाने की जरूरत नहीं है, और अगर एंकरिंग में है तो आपके सवाल जो है उससे पता चलता है कि आपने कितना उस विषय को ढंग से समझा है और पढ़ा है, और उसमें कोई आपका पूर्वाग्रह प्रदर्शित, हर आदमी का पूर्वाग्रह होता है, लेकिन आप कम से कम एंकर जब बनते हैं तो एक जज की तरह निष्पक्ष होकर के दोनों तरफ से सवाल करिए। बिल्कुल। और युवा पीढ़ियों के लिए क्या संदेश है? युवा पीढ़ियों के लिए क्या काम, उनको बहुत ताकत मिल गई टेक्नोलॉजी के कारण, तो वो जो है उस टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल करें, और वो सिर्फ पैकेज के बारे में न सोचें, वो जो है अपने परिवार के बारे में भी सोचें, समाज के बारे में भी सोचें, देश के बारे में भी सोचें। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और सुधांशु जी, आपको धन्यवाद कि आपने मेरी बात इतनी देर तक सुनी और बर्दाश्त किया, बहुत धन्यवाद। फिर कैसी बात कर रहे हैं, हम तो आपसे सीखते हैं, आपको देखकर ही बड़े हुए हैं। जब हम पैदा भी नहीं हुए थे तब से हम आपके पैदा होने के होते ही हम आपके शोज को देखना स्टार्ट किए। चलिए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। आपने अच्छे से ये कार्यक्रम किया, तो मैं चाहूंगा कि आपको अपने इस व्यवसाय में, पेशे में सफलता मिले, और आप निष्पक्ष तरीके से पत्रकारिता करेंगी, और जो उसका मापदंड है सत्य की कसौटी पे आप खरी उतरेंगी। मैं यही कामना करता हूँ, अपेक्षा करता हूँ।
ठीक है, और क्लासिक कोमल के लिए मेरी शुभकामना है, इसके दर्शक बढ़ें और ये सत्य को आगे बढ़ाने में, जनता तक पहुंचाने में इसकी एक प्रमुख भूमिका हो, ऐसी मेरी कामना है। Like and subscribe. Like and subscribe. Like and subscribe.